हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। मैं आपका इकोनॉमिक्स मेंटर स्वागत करता हूं। सो गाइज, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो सेशन है वो सेशन है हम लोगों का। किसका सेशन है भाई? फॉरेन ट्रेड का। किसका सेशन है? फॉरेन ट्रेड का। हालांकि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर ही हमने डिस्कशन किया और हमने कुछ बातें भी आप सभी को बताई। ये हमारे ऐप हैं, इन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की एसटीज़, डिफरेंट एग्ज़ाम की एसटीज़ के लिए। ऑफिसर्स अड्डा को एंड्रॉयड फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल एग्ज़ाम ट्रिक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही ऐप आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर हम सभी लोग फॉरेन ट्रेड की, या हम इसे कहते हैं विदेशी व्यापार। अभी हमने बताया था विदेशी व्यापार, अगर जैसे ही शब्द ट्रेड जुड़ जाता है वैसे ही आप हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेडिंग कभी सिंगल पर्सन में या सिंगल कंट्री में नहीं होती। एक व्यक्ति को भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ट्रेडिंग के लिए मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन, है ना, मोर देन वन हो सकते हैं, मोर देन टू हो सकते हैं। मतलब 2 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो, जितने हों ट्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति कभी ट्रेडिंग, अकेला व्यक्ति ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख पा रहे होंगे फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड के चारों ओर कुछ नाम लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है बीओपी। बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम कहते हैं भुगतान संतुलन, या बीओपी आप कह सकते हो, या भुगतान संतुलन कह सकते हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार की स्थिति या व्यापार की संतुलन की स्थिति क्या है, इसको देख सकते हो। यहाँ पर है कंसेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्या अवधारणा है, और ये है आपका करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब साफ हो जाता है कि दीज आर द को फैक्टर्स, दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड के ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम सभी लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं। ये इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे और जानेंगे। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी क्या है, एफडीआई, एफआईआई क्या है, डेवल्यूशन क्या है, डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, नियर रियर क्या होते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। विदेशी व्यापार क्या है वो आप सभी के सामने आ चुका है। देखते हैं, समझते हैं क्या डेफिनेशन होगी विदेशी व्यापार की। मैंने आप सभी से एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी विदेशी व्यापार में? मैंने कहा था, देखिए, फॉरेन ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर और टेरिटरीज। No country in the world produced all the commodities it requires. In most countries, it represents a significant share of gross domestic product. अब इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। मैंने आप सभी को बताया, क्या बताया, कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है। मैंने कहा ये भारत है। मैंने क्या कहा? ये भारत है। अब अगर ये भारत है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत अगर है तो भारत ने, मान लीजिए, यूएस से किसी भी गुड्स को लिया, परचेज किया, मतलब यूएस ने तो इसे क्या किया होगा, बोलिए, सेल किया होगा, बेचा होगा। लेकिन इंडिया ने क्या किया होगा? बाय किया होगा। तो इंडिया अगर बाय कर रहा है तो इसका मतलब है इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। अगर ये बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सपोर्ट कर रहा है। और मैंने आपसे कहा कि एक्सपोर्ट जब करेगा तो अगर ये कोई चीज बेचेगा तो उसके बदले भारत से क्या लेगा? पैसा लेगा। विदाउट मनी क्या ये किसी चीज को हमें दे देगा? नहीं। तो एक्सपोर्ट जो होता है वो पॉजिटिव साइन होता है
और जो इंपोर्ट होता है वो नेगेटिव साइन होता है। यहां पर देखिए पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है? यहां पर आप किसी चीज को प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है, आप उसे बेच रहे हैं। आप जब खरीद रहे हैं तो आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को पॉजिटिव नेगेटिव में रखा जाता है। एक्सपोर्ट पॉजिटिव, इंपोर्ट नेगेटिव। अब क्या कहा गया कि भैया भारत ने किससे खरीदा? यूएस से खरीदा। वो क्या खरीदा? कोई भी गुड्स और सर्विसेज हो सकता है, बोलिए यस और नो। इंटरनेशनल बॉर्डर, भैया यूएस क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर है, यूनियन किसी टेरिटरी के बाहर की बातें हो रही हैं, तो ये कहलाता है फॉरेन ट्रेड। फिर मैंने क्या बोला था कि दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है माय डियर ऑल कि वो एकदम सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। नहीं, मैं किसी से कुछ खरीदूंगा ही नहीं, मेरे पास किसी चीज की कमी ही नहीं है। दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई घर होगा जो ये कह दे कि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। किसी ना किसी चीज की कभी ना कभी आपके घर में डिफिशियंसी जरूर होगी, कमी जरूर होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। वही लिखा हुआ है, नो कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस ऑल द कमोडिटीज इट रिक्वायर्स। जो कमोडिटी की उन्हें आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता होती है, उन सारी का वो प्रोडक्शन कर ले, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आगे कहा गया है कि हमारी इन मोस्ट कंट्रीज इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ जीडीपी। इसका मतलब क्या है? अधिकांश देशों में यह सकल घरेलू उत्पाद के महत्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कहने का, समझिएगा, आपकी जीडीपी कब बढ़ेगी? मैं आपसे कह दूं, आपकी जीडीपी में ग्रोथ कब होगा? तो आपकी जीडीपी में ग्रोथ तब होगा माय डियर, देखिए समझिएगा। आपने क्या किया? आपने रॉ मटेरियल लगाया, ठीक है। जब रॉ मटेरियल बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है आपका मन था प्रोडक्शन बढ़ाने का। बोलो हाँ यार, प्रोडक्शन बढ़ाया आपने, तो प्रोडक्शन कब बढ़ाएंगे आप? जब आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयमेंट आपने बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया होगा। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन सब बढ़ गया तो इनकम बढ़ गई होगी। इनकम अगर बढ़ जाएगी तो जीडीपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? मतलब अगर मैं एक बात बोलूं तो यहां से मैं एक केस निकाल सकता हूं आप सभी के लिए। वो केस क्या है, उस केस को आप सभी लोग समझिएगा। सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, चलिए यहीं बता देते हैं। मैंने कहा डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उस रेशियो में सप्लाई बढ़ नहीं पाएगी। पर मान लीजिए आप सप्लाई उस रेशियो में तो नहीं बढ़ पाएगी, 19-20 हो सकती है, पर सप्लाई बढ़ेगी। ये सिंपल सी बात है। अभी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड है। 10,000 में मिल रहा है, 12,000 में मिल रहा है, 500-700 का सिलेंडर आपको 12,000 में मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत डिमांड है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार या गवर्नमेंट या और भी कंपनीज जो हैं वो सप्लाई बढ़ा नहीं रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई के लिए तो रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा। रॉ मटेरियल जब बढ़ाओगे आप तो ऑब्वियस सी बात है आप एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि सारा काम एक आदमी तो कर नहीं लेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी वस्तु है उस वस्तु का आप प्रोडक्शन क्या करोगे? बढ़ाओगे। जब वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप बताइए, जब आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है तो इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो यही इनकम लोग क्या करेंगे? देश में खर्च करेंगे, तो जीडीपी क्या होगा? बढ़ेगा। जब मेरे भाई जीडीपी बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ एनआई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जब एनआई बढ़ेगी तो मेरे दोस्त ये बताओ कि पीसीआई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो जल्दी से। अगर जीडीपी बढ़ गया तो इसका मतलब साफ है कि नेशनल इनकम भी बढ़ गई, और नेशनल इनकम बढ़ गई तो ये बात ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी?
पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी। ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। बात क्लियर है? जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात क्लियर? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और आप सभी को अगला पॉइंट बताने का काम करता हूं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है उसे समझने से पहले मैंने अभी अभी एक जो बात बोली उसे भी हम लोग समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या मैं कह रहा था आप सभी से कि फीचर ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होते हैं। फॉरेन ट्रेड के बेसिकली फीचर कौन कौन से हैं वो समझते हैं। अभी मैंने कहा फॉरेन ट्रेड के फीचर्स, देखिए इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेन सेलर। कोई विदेशी विक्रेता है, कोई विदेशी व्यक्ति है, सेल कर रहा है चीजों को और उसे हम बाइंग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट। मैंने आपसे कहा ये भारत और ये हमारा सऊदी अरब, भारत में खूब सारा प्रोडक्शन है वीट का, सऊदी में खूब सारा प्रोडक्शन है पेट्रोलियम का। बोलो हाँ या ना? इसमें वीट का प्रोडक्शन है, इसमें पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है। इसको डिमांड है पेट्रोलियम की, इंडिया को डिमांड पेट्रोलियम की, इसको डिमांड है वीट की। समझिएगा मेरी बात को। जब इसने मतलब सऊदी अरब ने, जब सऊदी अरब ने इंडिया से वीट लिया, इंडिया से वीट लिया, इंडिया ने वीट दिया इसे, तो इंडिया ने इसे बेचा, सेल किया, मतलब इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। ठीक, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया तो इंडिया को क्या आया होगा? पैसा मिला होगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, इंडिया ने अभी बेचा है, ठीक है, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट करा, लेकिन सऊदी ने क्या करा? सऊदी ने वीट का इंपोर्ट करा। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? ठीक है। लेकिन अगर मैं आप सभी से बात करूं कि इंडिया ने सऊदी से पेट्रोलियम लिया, तो इंडिया ने सऊदी से अगर पेट्रोलियम लिया है तो इंडिया ने सऊदी से इंपोर्ट करा, किस चीज का? पेट्रोलियम का इंपोर्ट करा। बोलो, लेकिन सऊदी ने इंडिया को क्या पेट्रोलियम का करा? एक्सपोर्ट करा। तो यहां पर ये पॉजिटिव एक्सपोर्ट है और नेगेटिव इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, ये दोनों बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। इंपोर्ट में बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेन सेलर, या कह सकते हो अगर विक्रेता विदेशी हो और क्रेता स्वदेशी हो, भारत का व्यक्ति विदेश से कुछ ले खरीदे, एक्सपोर्ट सेलिंग प्रोडक्ट टू फॉरेन बायर, मतलब निर्यात करेंगे, विक्रेता भारत का, हम भारत के, हमने कोई चीज बेच दी, वो विदेश को बेच दी। बात क्लियर? दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब बात यहां पर आती है विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड। देखो, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड को समझने के लिए थोड़ा सा आप सभी को ध्यान रखना होगा। क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दो टर्म आते हैं जो कि बीओपी के बिहाफ पर स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बीओपी होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बीओपी के आधार पर यहां पर बात आती है, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बीओपी में कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक आपका करंट अकाउंट होगा, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट होगा। पहला कौन सा होगा? करंट अकाउंट होगा, और दूसरा कौन सा होगा? करंट अकाउंट होगा, और दूसरा कौन सा होगा? कैपिटल अकाउंट होगा। ये स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बीओपी में होगा। अब करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में कहते हैं लिस्टिंग ऑफ ऑल, व्हाट ऑल? लिस्टिंग ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग विजिबल एंड नॉन विजिबल या इनविजिबल गुड्स।
अब आपके मन में आएगा विजिबल क्या है? विजिबल वो गुड्स जो हमें दिखाई दे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें दिखाई दे वही विजिबल होते हैं। ट्रेड ऑफ विजिबल प्रोडक्ट्स, मैंने ये पेन विदेश से लिया तो ये विजिबल था, हमने ट्रेड करा। इनविजिबल, इनविजिबल में क्या होगा? सर्विसेज। इनविजिबल में मैंने क्या कहा? सर्विसेज। देखो ये सर्विसेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? पहला क्या हुआ इनविजिबल में? सर्विसेज। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा जो रहेगा दैट इज इनकम। दैट इज क्या होगी? इनकम। पहले में था आपका सर्विसेज, दूसरा हो गया इनविजिबल में इनकम, तीसरा क्या होगा? ट्रांसफर्स। क्या होगा? ट्रांसफर्स। अब देखो सर्विसेज क्या आपको दिखाई देती हैं? सर्विसेज दिखाई तो नहीं देती ना। मान लीजिए आपने कुछ इंटरनेट के माध्यम से कुछ मंगवाया तो वो सर्विसेज थी, आपको दिखाई दे रही थी क्या? नहीं दे रही थी। इनकम आपको दिखाई दे रही है क्या? यू टच इट? नो। ट्रांसफर्स, जो रिमिटेंस आ रहा है, जो क्या आ रहा है? रिमिटेंस आ रहा है। रिमिटेंस का मतलब क्या हुआ? जो विदेश का पैसा है, जो आपका डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, ये सारे जो आ रहे हैं ये क्या है? ट्रांसफर्स हैं। ये क्या है? ट्रांसफर्स हैं। रिमिटेंस भी आप इसे कह सकते हैं। विदेशी मुद्रा का हमारे भारत में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब आपके मन में एक चीज आ सकती है, सर इनकम से मतलब क्या है? इनकम से मतलब है माय डियर ऑल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। क्या मैंने शब्द बोला? प्रॉफिट एंड डिविडेंड जो है इसे हम इनकम के पार्ट पर रखते हैं। किसके पार्ट पर रखते हैं? इनकम के पार्ट पर। तो अगर अब आपसे कहेगा तो आप सभी लोग बता लेंगे क्या कि सर विजिबल ट्रेड बताइए। विजिबल ट्रेड उसकी ऐसे गुड्स जो हमें दिखाई दे रहे हो। सर इनविजिबल गुड्स बताइए। इनविजिबल गुड्स में आप तुरंत कह देंगे सर सर्विस, सर इनकम, सर ट्रांसफर, या आप कह सकते हैं रेमिटेंस। क्या कह सकते हैं भाई? रेमिटेंस। ठीक है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपोर्ट भी पता चल गया, इंपोर्ट भी पता चल गया, रेमिटेंस भी पता चल गया क्या होता है हमें। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, आप देख रहे होंगे इधर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बोलो हाँ या ना। तो जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम विदेशी व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम विदेशी व्यापार करते हैं या जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं या किया जाता है, उसे हम नोट करते हैं, उसे हम नोट करते हैं, उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था आप सभी को। क्या दिया था? कि मैंने फॉरेन ट्रेड किया। तो फॉरेन ट्रेड में मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, तो आपने सबने कहा कि सर आपने एक्सपोर्ट भी किया और सर आपने इंपोर्ट भी किया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने एक्सपोर्ट भी किया है, मैंने इंपोर्ट भी किया है। तो आप सबने कहा कि सर इसे लिख दीजिए। तो मैंने कहा कहाँ लिखूं? तो आपने कहा सर रजिस्टर में लिख दीजिए। मतलब रजिस्टर में क्या कर दीजिए? नोट कर दीजिए। मतलब अगर नोट हो रहा है, नोट का मतलब है कि उसमें सब शो हो रहा है। अब आजकल तो भैया रजिस्टर चलता नहीं है, आजकल तो इंटरनेट सेवा है, आजकल तो कंप्यूटर सेवा है, आजकल तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो ये सारे काम डिजिटली होंगे। ठीक, ये जो रजिस्टर तैयार हो रहा है ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसे हम कहते हैं कि इसमें मैंने सिस्टमैटिक तरीके से हर एक बात को रिकॉर्ड किया है या हर एक बात को लिखा है। जैसे सिस्टमैटिक तरीका क्या हुआ
जैसे मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल 2021 को कुछ इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर मैंने 2 अप्रैल को कुछ एक्सपोर्ट किया, तो मैंने 1 अप्रैल को जो इंपोर्ट किया वो इंपोर्ट में लिखा, कितने का किया, कितनी क्वांटिटी थी, कितना अमाउंट था, ठीक है। 2 अप्रैल को एक्सपोर्ट किया तो कितना एक्सपोर्ट किया, कितनी क्वांटिटी थी, कितना अमाउंट था, कितना पैसा आया और कितना पैसा मैंने दिया। तो इस तरीके से पूरा मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड जो होता है माय डियर, मैंने आपसे कहा था कि पूरे एक वर्ष का रिकॉर्ड है। पूरे कितने वर्ष का रिकॉर्ड है? पूरे एक वर्ष का रिकॉर्ड है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, या जिसे हम कहते हैं बीओपी। जिसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, या हम जिसे कहते हैं बीओपी। देखो, अब आप कहें कि सर इसे बिल्कुल आसान भाषा में बताइए, यहां एक लैंग्वेज लिखी हुई है, हो सकता है आप लोग पढ़ भी पा रहे हैं। It is what it is? It is the systematic record of all the transactions between the resident of a country and resident of the remaining world in a year. इसी बात को मैं बहुत आसान शब्दों में भी बता सकता हूं। आप रेजिडेंट सुन करके हो सकता घबरा जाए, इसे बहुत आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं, बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all the transactions done by the country with an other country in a financial year या in a year, एक वित्त वर्ष के अंदर। किसके अंदर भाई? एक वित्त वर्ष के अंदर या एक वर्ष के अंदर। भुगतान संतुलन से तात्पर्य किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण या परिणाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन कहलाता है। मैंने हिंदी में बहुत आसान हिंदी में भी बता दिया है, और इंग्लिश में मैं एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूं। क्या मैंने बोला? बीओपी इज अ systematic BOP is a systematic record of all transactions. BOP is a systematic record of all transactions done by the country with another country within या country in the financial year, in the one financial year। एक वित्त वर्ष के अंदर जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं उनका रिकॉर्ड होता है, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो करते हैं। अब मैंने आप सभी से कहा, क्या कहा? स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बीओपी। बीओपी का जो स्ट्रक्चरल व्यू है, स्ट्रक्चरल व्यू का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल व्यू का मतलब है भुगतान संतुलन का संरचनात्मक जो व्यू है वो कैसा होगा। इसका मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हो, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंटिंग हैज टू पार्ट, मतलब यहां पे दो अलग अलग पार्ट होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वो कौन कौन से होंगे उन पर भी हम लोग काम करेंगे। एक है आपका करंट अकाउंट, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। क्या शब्द बोला? यहां पर हालांकि दोनों अलग अलग होने चाहिए थे, यहां पर आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम टाइपिंग, नो इशू। तो एक करंट अकाउंट होगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट होगा।
माय डियर ऑल, समझिएगा बात को। मैंने आप सभी से कहा, मैं रिकॉल कर रहा हूं चीजों को, स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बीओपी। देखिए स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बीओपी, दो भागों में। कौन कौन से दो भाग? करंट अकाउंट, दूसरा कौन सा? कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के क्या सिनेरियोज हैं, पहले करंट अकाउंट समझते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बनेगा करंट अकाउंट में, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिस्टिंग ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्या मैंने बोला? लिस्टिंग ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंक्लूडिंग द विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। मतलब इसमें विजिबल गुड्स भी होंगे और इनविजिबल गुड्स भी होंगे। अब आपके मन में बात आएगी, वो बात क्या होगी? द टर्म इज कि सर पहला पॉइंट कैपिटल में क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में होगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। क्या होगा यहां पे? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। मतलब पहला जो करंट अकाउंट है उसमें लिस्टिंग ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंक्लूडिंग विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट क्या बनेगा करंट अकाउंट में? जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, उसे भी हम लोग समझते हैं। कहते हैं जो दूसरा पॉइंट है उसमें कहा गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के जो विजिबल और इनविजिबल गुड्स हैं या विजिबल और इनविजिबल जो आइटम्स हैं उनमें क्या होगा। मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेकर के अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग कहेंगे, क्या कहेंगे माय डियर? पहला विजिबल, दूसरा क्या होगा इनविजिबल। तो विजिबल में कौन कौन से होंगे? विजिबल में मैंने बताया गुड्स जो दिखाई दे रहे हो। इनविजिबल में मैंने क्या बताया? इनकम। मैंने कहा इनकम प्रॉफिट और डिविडेंड के फॉर्म में होगी। दूसरा मैंने कहा था सर्विसेज होंगी। और तीसरा मैंने क्या कहा था आप सभी से, जल्दी से बताइए? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्स, या ट्रांसफर मैं कह सकता हूं। इसमें रिमिटेंस की बात की थी हमने, या विदेशी मुद्रा की बात की थी जो रिमिटेंस के माध्यम से क्रेडिट होगी। बात क्लियर? अब प्रश्न ये बनता है कि कैपिटल अकाउंट में दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? इसे कहते हैं फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। दूसरा क्या बनेगा? फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। जो फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा वो किस माध्यम से होगा, इसे हम लोगों को जानना होगा और समझना होगा। चलिए जानने और समझने के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। स्पेस थोड़ा कम है पर समझना है। मैं दूसरा पॉइंट है ये आपका कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी में क्या होगा आप सभी को पता है। पहला पॉइंट बनता है इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट क्या बनता है भाई? अगर कोई भारत में फॉरेन करेंसी की फ्लो दे रहा है, कोई खर्च कर रहा है, तो किस लिए खर्च करेगा? या तो वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, निवेश कर रहा होगा। तो निवेश के हमारे देश में दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। एक रास्ता है एफडीआई का और दूसरा रास्ता है एफआईआई का। मतलब या तो एफडीआई से कर लो निवेश या तो एफआईआई से कर लो। अब आपके मन में एक तुरंत बात आई कि सर एफडीआई क्या है और सर एफआईआई क्या है। एफडीआई को हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब ये वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है एफआईआई। एफआईआई का मतलब क्या है? एफआईआई का मतलब है माय डियर ऑल, इट्स अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एफडीआई क्या है भाई? फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो एफडीआई हो गया। एफआईआई क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। एफआईआई के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो इन दोनों की कंडीशन अलग अलग होंगी। क्या मैंने कहा? इन दोनों की कंडीशन अलग अलग हो। कितना इन्वेस्टमेंट होगा? अप टू 10% या अबव 10% की कंडीशन पे ये काम करेंगे। अच्छा, अब प्रश्न ये बनता है कि फ्लो ऑफ करेंसी में या फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी में एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया सर, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सॉवरेन लोन्स। क्या होगा? सोवरेन लोन्स, ठीक है, जो डेट्स हैं वो। तीसरा सर क्या होगा? तीसरा होगा माय डियर कमर्शियल। तो इन तीन प्रकार से भारत में फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी किया जाता है अंडर द कैपिटल अकाउंट। किसके अंतर्गत? अंडर द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की लिस्टिंग है, साथ ही साथ में विजिबल और इनविजिबल गुड्स की बातें हैं। साथ ही साथ में मैं बता दूं यहां पर जो आपके एफआईआई हैं, एफडीआई हैं, जिसके थ्रू कैपिटल इन अकाउंट में फ्लो ऑफ करेंसी किया जाता है। एफडीआई के थ्रू एज पर मायाराम कमेटी अलग सिनेरियो है और एफआईआई में एज पर मायाराम कमेटी अलग कंडीशन है। अब प्रश्न बनता है यहां पर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? जब प्राप्ति का मतलब क्या है? जब आपको पैसा मिल रहा हो। प्राप्तियों का मतलब क्या है? जब पैसा मिल रहा हो। बोलो यस और नो। भुगतान हो रहा हो, मतलब कहने का आप भुगतान कर रहे हैं। तो अगर आपका पेमेंट कम है एज कंपेयर टू प्राप्ति, या कह सकते हो एज कंपेयर टू, हाँ बिल्कुल कम है, अगर पेमेंट आपका रिसिप्ट से कम है तो ये कंडीशन है जो वो कंडीशन कहलाती है फेवरेबल। क्या कहलाती है? फेवरेबल कंडीशन, या आप कह सकते हो बहुत आसान शब्दों में क्या कह सकते हो माय डियर? जल्दी से बताओ, बड़े आसान शब्दों में क्या कह सकते हो आप? बोलो। फेवरेबल कंडीशन होगी ये। इस स्थिति में क्या होगा अब ये समझ लीजिए। अब देखिए, जो आपको भुगतान करने थे वो ज्यादा करने थे। भुगतान क्या करने थे? ज्यादा करने थे, लेकिन प्राप्ति क्या हुई है? कम हुई है। इसे फेवरेबल कहेंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं कैसा है? डेफिसिट है, घाटा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कहने का जब रिसिप्ट और पेमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब रिसिप्ट और पेमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं बीओपी, या हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बैलेंस्ड है? जितना एक्सपोर्ट हुआ है तो उससे पैसा आया, जितना इंपोर्ट हुआ है उसमें पैसा हमने दिया। तो जब हमने पैसा दिया तो प्यारे बच्चे हमने भुगतान किया, और जब हमने एक्सपोर्ट किया तो प्यारे बच्चे हमने पैसा लिया, है या ना? तो जब हमें जो रेवेन्यू आया वो बराबर हो गया, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर जो हमने जो पेमेंट करनी थी वो कम करनी थी, बोलो, है या ना? पेमेंट कम थी और रिसिप्ट ज्यादा थी, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, प्राप्तियां ज्यादा हुई कब? जब प्राप्ति कब ज्यादा हुई? जब हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया होगा। बोलो हाँ या ना? एक्सपोर्ट जब ज्यादा करोगे तभी तो होगा। एक्सपोर्ट कम है तो भैया प्राप्ति कम आएगी, इंपोर्ट ज्यादा है तो भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा। ये देखो, ये एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्यों? देख रहे हो,
इधर रखे हैं क्या, ब्रेड, चावल है, दूध का गिलास, इधर का है मर्सिडीज है, हमर, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी रखी है। तो बताओ आप यहां क्या होगा, कंडीशन ज्यादा खराब। क्यों? क्योंकि बाबू यहां पर हमें पेमेंट क्या करना है, ज्यादा करना है, और रेवेन्यू हमारे पास में कम आया है। इसका मतलब साफ हो गया। देखिए यहां से आप मतलब मीन्स निकालिए, यहां से आप कंक्लूजन डिराइव करिए, तभी आपको पता चलेगा। रिसिप्ट कम हो गई, पेमेंट ज्यादा हो गई। तो कैसे ज्यादा हो गई होगी, पेमेंट ज्यादा कब होगी, जब हमने इंपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट हमारा कम रहा। तो इंपोर्ट जब ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, ऐसी कंडीशन एडवर्स कहलाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। और जब हमारा क्या, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, वो हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। तो ये बात आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो तो जल्दी से एक बार यस करें, देन वी विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट थिंग। अगली बात कर रहे हैं हम लोग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पर। एक बार पढ़ लेते हैं, हालांकि हम जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट अकाउंट इज द सम ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिल्कुल वही बताया है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम एंड नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, यही तो आपको बताया गया कि जो भी आपका करंट अकाउंट होगा उसमें लिस्टिंग होगी एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की। तो भैया एक्सपोर्ट किया माइनस इंपोर्ट कर दिया गुड्स और सर्विसेज के, फैक्टर कॉस्ट में क्या एक निकल गया, सच एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो हमने वहां पे आपको बताया था कि जो इनकम होगी वो, भाई इनकम जो होगी वो डिविडेंड और प्रॉफिट में चली जाएगी, तो वही बात बताई गई है। नेट ट्रांसफर सच एज फॉरेन एड्स, बात क्लियर हो गई। चलिए बात करेंगे हम लोग किसकी, कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू कैपिटल फ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड minus capital flow to the rest of the world, that is ECB loans and FDI and FII। ये अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको बताया भी था कि भारत में FDI के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करिए या FII के थ्रू करिए, यहां पर ये फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी का पार्ट है। किसका पार्ट है, फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी का पार्ट है। फिर मैंने लोन्स की बात आई, तो लोन्स में मैंने आपसे कहा था सॉवरेन लोन्स। कौन से लोन्स हैं भैया, सॉवरेन लोन्स हैं। तो ये जो चीजें हैं ये किस में आएंगी, लोन्स हैं, FDI का इन्वेस्टमेंट है, FII का इन्वेस्टमेंट है, ये सारे मेंटेनेंस किस में होंगे, कैपिटल अकाउंट में किए जाएंगे। बात क्लियर। अब प्रश्न बनता है भाई करंट अकाउंट डेफिसिट। आप सभी को मैंने पढ़ाया कि पिछले 17 वर्षों में पहली बार, जो कि इस बार हुआ, पिछले 17 वर्षों में पहली बार भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, ये करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, और वो भी कितने परसेंट, 2%। कितना सरप्लस हुआ, 2%। इसका मतलब साफ हुआ कि हमने एक्सपोर्ट कहीं ज्यादा किया एज कंपेयर टू इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट कम रहा, जिस वजह से जो हमारा करंट अकाउंट है वो जो 17 सालों से डेफिसिट हो रहा था, वो डेफिसिट के बजाय क्या हो गया, सरप्लस हो गया। कह रहे हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश राइजिंग इन द करंट अकाउंट ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। तो बात तो वही हुई ना कि एक्सपोर्ट के माध्यम से पैसा एक्सपोर्ट किया, हमने चीजों को बेचा तो पैसा आया,
हमने चीजों को खरीदा मतलब इंपोर्ट किया तो पैसा गया, तो वही तो कह रहा है कि ये डिफरेंस है इनफ्लो और आउटफ्लो का एक ईयर में करंट अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। तो अभी तक क्या हो रहा था, सुनिएगा, अभी तक ये हो रहा था कि एक्सपोर्ट क्या था, कम था और इंपोर्ट ज्यादा था। तो क्या हो रहा था हमारे देश में कि जो करंट अकाउंट था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था। ठीक है, क्या था, करंट अकाउंट डेफिसिट था। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, जिसके चलते जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट की बजाय सरप्लस हो गया। कितना सरप्लस, 2%। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑलरेडी वी विल डिस्कस इन इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑलरेडी वी विल डिस्कस इन द बजट, जो कि इस साल का था, उसमें मैं ऑलरेडी ये बातों को बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। तो इस बात को आप सभी को याद रखना होगा। अगर आप याद रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, और अगर याद नहीं रखा तो फिर समस्या है। आप समझदार हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे अगली बात को। क्या जानने की कोशिश है और क्या समझने का प्रयास है हम लोगों का, देखते हैं। कन्वर्टिबिलिटी क्या शब्द है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी।